सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नर्व इम्पल्स कंडक्शन के बारे में समझते हैं। यानी कि एक न्यूरॉन या एक नर्व सेल में कंडक्शन सिग्नल्स का कैसे होता है, कोई स्टिमुलाई दिया तो वो कैसे ट्रांसमिट होता है एक ही सिंगल न्यूरॉन में, पहले अपन ये समझते हैं। ठीक है। अब नर्व इम्पल्स कंडक्शन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट होता है। कैसा इवेंट होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट होता है, जो कि किस पे डिपेंड करता है? परमिएबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा। एक्सोलेमा की परमिएबिलिटी, एक्सोलेमा क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। उसकी परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा, उसके मेम्ब्रेन के सरफेस पे चेंजेस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से इम्पल्स कंडक्शन होगा। अब ये परमिएबिलिटी चेंज कैसे होती है? ये चेंज होती है बिकॉज एक्सोलेमा के ऊपर कई सारे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स क्या करते हैं? ये सेलेक्टिव आयंस को पास थ्रू करवाते हैं, कुछ ही सेलेक्टिव आयंस को पास थ्रू करवाते हैं। कौन कौन से चैनल्स होते हैं? सोडियम चैनल हुआ, कैल्शियम चैनल, पोटेशियम चैनल्स, ये सारे चैनल्स ट्रांसमिशन करवाते हैं, कंडक्शन में मदद करवाते हैं। अब जो कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का, उसको हम तीन मेजर स्टेट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है पोलराइज स्टेट। पोलराइज स्टेट में कब होता है ये पोलराइज स्टेट? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि एक्सोलेमा रेस्ट पे है, यानी कि कोई भी इम्पल्स उस पर नहीं आया है, कोई इम्पल्स नहीं दिया गया है, तब पोलराइज स्टेट मेंटेन रहती है। अब इस पोलराइज स्टेट में होता क्या है? तो जो एक्सोलेमा की जो आउटर साइड होती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। आउटर साइड पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। किस लिए? बिकॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। बाहर सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है एक्सोलेमा पे। अब अंदर की साइड पे, इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि अंदर की साइड पे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, इसीलिए अंदर की साइड नेगेटिव और बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहता है। अब इस स्टेज को हम पोलराइज स्टेज बुलाते हैं या पोलराइज स्टेट बुलाते हैं। अब ये स्टेट मेंटेन कैसे रहती है कि बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव? तो इसको मेंटेन किया जाता है थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप्स। किसके थ्रू? सोडियम पोटेशियम पंप्स के थ्रू मेंटेन किया जाता है। ये क्या करते हैं? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि एटीपी को यूज करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप्स एटीपी को यूज करते हैं और 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ सेल के मूव करवाते हैं या एक्सोलेमा के मूव करवाते हैं। ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप्स क्या करते हैं? 3 सोडियम को तो बाहर और 2 पोटेशियम को एक्सोलेमा के अंदर की साइड पे मूव करवाते हैं। इस मूवमेंट की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसे बोला जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। कितना? -70 मिली वोल्ट। चलिए, तो ये तो समझ में आया कि पोलराइज स्टेज होती है। अब अपन देखते हैं कि होता कैसे, मेंटेन कैसे होता है। तो ये हुआ एक्सोलेमा। ठीक है। अब एक्सोलेमा में सोडियम पोटेशियम पंप्स प्रेजेंट है, जो कि 3 सोडियम को तो बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ मूव करवाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज स्टैब्लिश होता है। ये होता है पोलराइज स्टेट। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं और पढ़ते हैं डीपोलराइज स्टेट के बारे में। सेकेंड, पहले पोलराइज, सेकेंड होता है डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज स्टेट कब होता है? जब स्टिमुलस दिया जाता है। कब? जब स्टिमुलस दिया जाता है। अब स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल, कोई भी स्टिमुलस हो सकता है। इन स्टिमुलस की वजह से सोडियम पोटेशियम जो पंप्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम पंप्स बंद होने के बाद जो ओपनिंग होता है सोडियम चैनल्स का, किसका? सोडियम चैनल्स का ओपनिंग होता है। कहाँ पे? उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे इम्पल्स दिया गया है।
अब सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से इनफ्लक्स होता है किसका, सोडियम का। सोडियम आयंस अंदर मूव कर जाते हैं, यानी कि एक्सोलेमा के बाहर से एक्सोलेमा के अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज स्टैब्लिश हो जाता है अंदर की साइड पे एक्सोलेमा के, इनर साइड पे एक्सोलेमा के, ठीक है। इसे डिपोलराइजेशन बोला जाता है। और इसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या, एक्शन पोटेंशियल, जो कि कितना होता है, +30 मिलीवोल्ट्स। कितना, +30 मिलीवोल्ट्स। ये होता है डीपोलराइजेशन। अब ये होता कैसे है, चलिए वो अपन देखते हैं। तो ये एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा पे सोडियम चैनल्स प्रेजेंट है। ये सोडियम चैनल्स क्या करते हैं, इनफ्लक्स यानी कि अंदर की तरफ मूवमेंट करवाते हैं सोडियम का, जिसकी वजह से एक्सोलेमा के अंदर की साइड पे पॉजिटिव और बाहर की साइड पे नेगेटिव चार्ज स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है डीपोलराइज स्टेट। अब डीपोलराइजेशन स्टेट के बाद आता है रीपोलराइज स्टेट। रीपोलराइज स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे जो सोडियम गेट होते हैं ना, वो रिमेन ओपन फॉर लेस देन 1 मिलीसेकेंड। जब स्टिमुलस दिया जाता है ना, सिर्फ उतने से टाइम के लिए सोडियम गेट्स या सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। एक बार स्टिमुलस आगे मूव कर गया, भाई स्टिमुलस तो एक मूव तो कर रहा है ना, आगे मूव कर गया, तो अब उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ से स्टिमुलस मूव कर गया, वहाँ पे सोडियम चैनल्स तो क्लोज हो जाएंगे। अब सोडियम चैनल क्लोज होने की वजह से पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं उस रीजन से जहां से स्टिमुलस चला गया, अब वहां पे पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। पोटेशियम चैनल के ओपन होने की वजह से इफ्लक्स होता है पोटेशियम आयंस का, यानी कि पोटेशियम आयंस को साइटोप्लाज्म से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि एक्सोलेमा के बाहर की तरफ मूव किया जाता है, जिसकी वजह से एक्सोलेमा के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज वापस से डेवलप या स्टैब्लिश हो जाता है। इसको बोला जाता है रीपोलराइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। अब क्योंकि पोटेशियम चैनल्स काफ़ी लंबे टाइम तक ओपन रहते हैं, थोड़े ज़्यादा टाइम तक ओपन रहते हैं कंपेयर टू सोडियम चैनल्स, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन का स्टेट डेवलप हो जाता है, जो कि कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट। कितना, -90 मिलीवोल्ट होता है हाइपर पोलराइजेशन। अच्छा, हाइपर पोलराइजेशन क्यों डेवलप किया गया, वापस से पोलराइज स्टेट भी तो डेवलप की जा सकती थी ना। तो हाइपर पोलराइजेशन की मदद से क्या होता है, जो सिग्नल होता है, सिग्नल यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही तरफ स्टिमुलस मूव करेगा एक ही डायरेक्शन में, तो सिग्नल वापस पीछे की तरफ मूव ना कर जाए, बैकवर्ड मूवमेंट ना कर जाए, इसके लिए हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट बहुत ज़रूरी होती है। वरना क्या होगा, सिग्नल पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, जहां जाना है ऑर्गन की तरफ, टारगेट ऑर्गन तक पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए हाइपर पोलराइजेशन स्टेट मेंटेन किया जाता है ताकि सिग्नल यूनी डायरेक्शनल रहे, ठीक है। तो जब सोडियम गेट्स क्लोज हो जाते हैं, पोटेशियम गेट्स क्लोज हो जाते हैं, सोडियम चैनल ऑफ द एडजेसेंट रीजन, पास के रीजन का जो सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं ताकि सिग्नल एक ही डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट रखे, ठीक है। ये होता है रीपोलराइजेशन। अब ये कैसे होता है ये भी अपन देखते हैं। तो ये एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा में पोटेशियम चैनल्स हैं, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम का इफ्लक्स यानी कि पोटेशियम बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। ये होता है रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब क्या क्या एक्टिविटी होती है वोल्टेज गेटेड चैनल्स की, क्या एक्टिविटी होती है, तो सबसे पहले तो सोडियम चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होते हैं, जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है। फिर स्टिमुलस दिया गया, जब स्टिमुलस दिया गया तो सोडियम पोटेशियम पंप्स क्लोज हो गए और सोडियम चैनल ओपन हो गए, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ और डीपोलराइजेशन की स्टेट स्टैब्लिश हुई। फिर जब स्टिमुलस आगे मूव करता है, आगे एडजेसेंट रीजन में मूव करेगा, तब पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे और सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे। इसकी वजह से पोटेशियम का इफ्लक्स होता है,
इफ्लक्स यानी कि पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ मूव करता है एक्सोलेमा के, जिससे हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट डेवलप होती है। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी वोल्टेज जो ट्रांसमिशन होता है, नर्व कंडक्शन जो होता है वो ये होता है। अब एक ही न्यूरॉन है ऐसा तो नहीं है, हमारी बॉडी में मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में भी तो ट्रांसमिट होगा, तभी तो पूरी चेन के थ्रू सिग्नल ब्रेन तक या ब्रेन से इफेक्टिव ऑर्गन तक जाएगा। तो अब वो अपन समझेंगे कि अक्रॉस द न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन कैसे सिग्नल कंडक्ट या ट्रांसमिट होता है। तो कंडक्शन अक्रॉस सिनेप्सिस की बात करते हैं। तो सिनेप्सिस क्या होता है? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स को हम सिनेप्सिस बुलाते हैं। दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? सिनेप्सिस या सिनेप्स बुलाते हैं। अब सिनेप्स दो न्यूरॉन से मिलके बनता है और उसी बेसिस पे सिनेप्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आता है एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स, यानी कि एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, मतलब एक न्यूरॉन का तो एक्सॉन हुआ और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन उस सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है। सेकेंड आता है एक्सोसोमैटिक, यानी कि एक न्यूरॉन का तो एक्सॉन सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है और दूसरे न्यूरॉन का जो साइटॉन है वो उस सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है। फिर थर्ड आता है एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स, यानी कि बिटवीन द एक्सॉन एंड एक्सॉन ऑफ 2 डिफरेंट न्यूरॉन। दोनों न्यूरॉन के एक्सॉन, एक ट्रांसमिट कर रहा है दूसरा रिसीव कर रहा है, पर एक्सॉन्स ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक और गैप जो होता है सिनेप्टिक क्लिफ, ये मिलके सिनेप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिनेप्स बनाते हैं। ये सिनेप्स क्या होता है? ये सिनेप्स इन्हीं 3 चीज़ों से मिलके बनता है, प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक और सिनेप्टिक क्लिफ, और इसी यही ट्रांसमिट करवाता है सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। अब जो सिनेप्टिक क्लेफ होती है, यानी कि प्री और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच का जो गैप होता है उसे सिनेप्टिक क्लेफ बोलते हैं। अगर ये जो सिनेप्टिक क्लेफ है इसमें इसका जो गैप है वो 20 to 40 एंगस्ट्रॉम का रहता है, तो सिग्नल इलेक्ट्रिक के थ्रू इलेक्ट्रिकली सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा। 20 to 40 बहुत कम एंगस्ट्रॉम का गैप होता है, तो सिग्नल इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट कर लिया जाता है, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। जैसे कि कुछ सेंसरी पार्ट्स होते हैं, कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं या इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग एनिमल्स, जैसे कि फिशेज हुआ, इलेक्ट्रिक रे हुआ, इन सब में इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा आता है, अगर सिनेप्टिक क्लेफ में जो गैप है वो 200 एंगस्ट्रॉम्स है या इससे ज़्यादा बड़ा हुआ, तो केमिकली यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, जिसे हम केमिकल सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है। तो गैप 20 to 40 एंगस्ट्रॉम हुआ तो इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट होंगे सिग्नल्स, जिसे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बोलते हैं, और 200 या 200 से ज़्यादा एंगस्ट्रॉम का गैप है तो न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि केमिकल्स की मदद से सिग्नल ट्रांसमिट होंगे, जिसे केमिकल सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है। अब जो सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं, यानी कि जो लास्ट एंड होता है, टर्मिनल एंड होता है एक्सॉन का, उसके पास एक स्पेशल ऑर्गेनेली होती है जिसे सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं, और इन्हीं सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो किसमें होते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल्स में। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स 2 तरह के होते हैं। पहला एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी क्या होते हैं? जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करवाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, बेसिकली चेन ऑफ रिएक्शन कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है। और इनहिबिटरी क्या होते हैं? जो कि इनहिबिट करवाते हैं, अगर न्यूरॉन ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल को तो उसको रोकते हैं। ठीक है, उन्हें इनहिबिटरी कहते हैं। एक्साइटेटरी में एग्जाम्पल आते हैं एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एंड डोपामाइन। ठीक है। फिर इनहिबिटरी में एग्जाम्पल आते हैं गाबा, ग्लाइसिन, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है। चलिए अब अपन प्रोसेस समझते हैं कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता कैसे है।
तो सबसे पहले स्टिमुलस इम्पल्स जो होता है वो कहाँ पहुंचा, प्री सिनेप्टिक नॉब में, यानी कि टर्मिनल एंड पे पहुंच गया एक पर्टिकुलर न्यूरॉन के। अब यहाँ पे टर्मिनल एंड में पहुंचने के बाद जब स्टिमुलस पहुंचता है या इम्पल्स पहुंचता है तो ओपनिंग होती है किसकी, कैल्शियम चैनल्स की। कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग होने की वजह से कैल्शियम का इनफ्लक्स, यानी कि सिनेप्टिक नॉब के अंदर की तरफ कैल्शियम का मूवमेंट होने लग जाता है। कैल्शियम के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, डीपोलराइजेशन की स्टेट आ जाती है। किसकी, डीपोलराइजेशन की स्टेज कहाँ, प्री सिनेप्टिक रीजन में। अब डीपोलराइजेशन स्टेज की वजह से क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल रिलीज होते हैं। क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल रिलीज होते हैं, जिनके पास क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिए जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, कहाँ रिलीज किए जाते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, जो पोस्ट सिनेप्टिक जो नॉब है, पोस्ट सिनेप्टिक नॉब, उस पे जाके बाइंड करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक नॉब। पोस्ट सिनेप्टिक नॉब पे रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर गए। अब वहां बाइंड करने की वजह से फिर ये पोस्ट सिनेप्टिक जो रीजन है, यहाँ पे भी डीपोलराइजेशन की वेव आ जाएगी और सिग्नल आगे की तरफ मूव करेगा दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले इम्पल्स पहुंचता है प्री सिनेप्टिक नॉब में। इम्पल्स की वजह से कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन की स्टेट बन जाती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। अब डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स रिलीज होते हैं, जो कि क्या कैरी करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में या दोनों सिनेप्सिस के बीच का जो गैप है उसमें रिलीज कर दिया जाता है, जिस फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में और वहां पे फिर डीपोलराइजेशन की वेव को जनरेट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं अपन ये प्रोसेस होता कैसे है। एक सेकेंड, चलिए। तो प्री सिनेप्टिक नॉब में क्या होता है, प्री सिनेप्टिक नॉब में कैल्शियम आयन ओपन हुए, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं वो रिलीज होती हैं, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की अपन बात कर रहे हैं, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन होता है। अब ये एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। कहाँ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके या एसिटाइल कोलिन जाके रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है पोस्ट सिनेप्टिक नॉब के। ये कौन से रिसेप्टर होते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड करेगा। एसिटाइल कोलिन के बाइंडिंग की वजह से जो दूसरा डेंड्रॉन है या दूसरा जो न्यूरॉन है उसमें भी डीपोलराइजेशन की वेव जनरेट हो जाएगी, उसमें डीपोलराइजेशन की वेव जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये होता है पूरा ट्रांसमिशन सिनेप्सिस का, या सिनेप्सिस ट्रांसमिशन ये होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। अच्छा, अब एसिटाइल कोलिन बाइंड तो कर गया रिसेप्टर पे, पर अगर ये बाइंड करा रहेगा तो सिग्नल तो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा ना, कि भाई अगर मान लो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूसली होता रहेगा। वो चीज़ नहीं करवानी है अपने को, है ना। अपने को तो भाई एक बार ट्रांसमिट हो गया सिग्नल, फिर बस एसिटाइल कोलिन हट जाए। तो इसी एसिटाइल कोलिन के रिमूवल के लिए हम यूज़ करते हैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। जो पोस्ट सिनेप्टिक जो नॉब है उसके पास एक केमिकल होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जो कि डिग्रेड कर देता है एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल को, कि एक बार सिग्नल ट्रांसमिट हो गया उसके बाद एसिटाइल कोलिन का मॉलिक्यूल वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब ऑर्गेनोफॉस्फेट करके एक पेस्टिसाइड होता है, जो कि क्या होता है, कंपेटिटिव इनहिबिटर होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज का। कंपेटिटिव इनहिबिटर होता है मतलब कि ये क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन को काम नहीं करने देता और एसिटाइल कोलिन को बाइंड ही रखता है रिसेप्टर पे। अब इसकी वजह से क्या होता है, मसल पैरालिसिस हो सकता है, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, या डेथ भी हो सकती है अगर एसिटाइल कोलिन का कंटिन्यूएशन में बाइंडिंग रहे तो। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी नर्व कंडक्शन की, कि एक न्यूरॉन में कैसे कंडक्ट होता है इम्पल्स का।
एंड हमने बात करी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन यानी कि सिनेप्सिस में कैसे कंडक्शन होता है उसकी। ठीक है, तो ये अपना आज का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।